गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू लिविंग द लॉ ऑफ फन। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी के बारे में बातें। और इससे पहले वाले सेशन में कार्ला ने बताया कि किस तरह से बहुत सारे धर्मों में लोग आज भी ये प्रार्थना करते हैं कि जजमेंट डे या इंसाफ हो और देवताओं असुरों की लड़ाई हो और हमें आज़ादी मिले, क्योंकि इन लोगों ने हमें जो धर्म के नाम पे परेशान कर रखा है और हमसे हमारी जिंदगी दूभर कर रखी है, हमें उससे छुटकारा मिले। आगे वो कहती है कि हमारे जो सभ्यताएं हैं, कल्चर, सोसाइटी है, उसके अंदर जो देश के मिलिट्री आर्म्ड सर्विसेज, मिलिट्री वगैरह जो होते हैं, स्टेट के होते हैं, पुलिस होती है, ये सब जो होते हैं, इन सभी का अपनी सेवा की तरफ पोलैरिटी होती है। ओ माय गॉड! और हम सोच रहे थे कि ये लोग देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आ, तो वो ओके, तो इसका मतलब कि जितने लोग मिलिट्री, आर्मी, नेवी, पुलिस में हैं, ये सभी सर्विस टू सेल्फ पोलैरिटी के हैं और ये उस ग्रह पर जाएंगे अनलेस वो उस नौकरी में रहते हुए सर्विस टू अदर्स करें और सर्विस टू सेल्फ वाले काम करने से मना कर दें। ऐसा तो कोई एक करोड़ों में ही एक आधा मिलेगा, पर ठीक है। वो कहती है कि जो यूएस आर्मी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, वो हायरार्कियल है। मतलब कि उन लोगों में ये सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से होता है। तो इन लोगों को उनकी बात माननी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो रचेता की बात, उसके पवित्र प्रेम की बात काउंसिल ऑफ नाइन को माननी पड़ती है। काउंसिल ऑफ नाइन की बात रा और बाकी सभ्यताओं को माननी पड़ती है। तो यहाँ पर भी तो हायरार्की है। भगवान ने भी तो हायरार्की अपनी बना रखी है। भगवान है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदुओं को देखते हैं तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसके नीचे उनके अवतार, उनके देवता, फिर वो देवताओं के नीचे और किन्नर, किन्नरी, वहां पर भी तो हायरार्की है। खैर, आगे पढ़ते हैं। तो वो कहती है कि यूएस आर्मी में हायरार्की है, मतलब कि इससे ऊपर, इससे ऊपर ये, इससे ऊपर ये, सबकी पोजीशन है। और जो प्राइवेट्स होते हैं, अब ये प्राइवेट्स कौन होते हैं यूएस आर्मी में मुझे नहीं पता है, लेकिन जो प्राइवेट्स होते हैं वो हमेशा, मतलब वो छोटे सोल्जर्स होंगे, वो हमेशा बड़ों को दोष देते हैं कि उन्होंने हमसे कहा था करने के लिए। और जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, जिनकी अम, जिनका जो नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जिनका मतलब जैसे नाम नहीं दिया जाता होगा, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है, ये जो हैं, ये सारा अम, अ, जो दोष है वो लेफ्टिनेंट्स को दे देते हैं और जो लेफ्टिनेंट्स हैं वो कैप्टन्स को दे देते हैं। इस तरह से ऊपर 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 सब अपना दोष ना अगले वाले को देते हैं। तो ये चलता जाता है, चलता चलता है, चलता जाता है, ऊपर ऊपर जनरल्स तक। जो जनरल को इस पूरी आर्मी के किए धरे का अच्छा बुरा सारा क्रेडिट मिलता है। और एक्चुअली जनरल जो होता है वो प्रेसिडेंट को दोष देता है, पर वो खुलेआम दे नहीं सकता, नहीं तो मार देंगे उसको। तो ये जो ऑफिसर्स के और आर्मी वगैरह में, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, पुलिस, शेरिफ डिपार्टमेंट, इनके नाम अलग अलग हैं। तो इस तरह से काफी हायरार्की सब में बनी हुई है। लेकिन क्रेडिट, मतलब कि तारीफ जमा करने का या दोष देने का काम जो है, वो नीचे से ऊपर तक सभी एक सा करते करते हैं। और जो सबसे ऊपर होते हैं, जिनके काफी सारे मेडल होते हैं, उनको, आदमियों को ऑर्डर देने में जरा भी झिझक नहीं होती कि जाओ जंग में जाओ, इसको मारो, उसको मारो, बंदूक चलानी है, ईरान जाना है, इराक जाना है, अफगानिस्तान जाना है, जहां भी ये लोग मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भेजते रहते हैं, बिना मतलब के लोगों को मारते रहते हैं। और तब अमेरिका की खिलाफत कोई नहीं करता। किस लिए भेजा ईरान इराक में? मीडिया में झूठी खबरें
फैला दी कि हाँ जी हम वो क्या ओसामा बिन लादेन को मारने जा रहे हैं और क्या पता नहीं क्या क्या, सारा झूठ। उन देशों के ऊपर कब्जा करना था, उधर के लोगों को कमजोर करना था, और उधर का जो तेल है या जो कुछ भी है उसके ऊपर अपनी हुकूमत चलानी थी, इसलिए ये सब किया। और तब पूरी दुनिया चुप बैठी रही, हमारा देश भी चुप बैठा रहा, सवाल नहीं किया कि क्यों कर रहे हो भाई तुम ईरान इराक में जाके वॉर, क्यों नहीं पूछा। आज यूक्रेन और रशिया के लिए सारे सबके मतलब कान खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि यार यूक्रेन बुरा है, कोई बोलता है रशिया बुरा है, किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली नाटो बुरा है और अमेरिका ने ये सारा खेल रचा है, दोष दे दिया इसको उसको। हमारा देश भी चुप बैठा रहा। हमारे कौन था तब, ओ कोई कांग्रेस कुछ थी मेरे ख्याल से, वो लोग भी चुप बैठे रहे। क्यों बैठे रहे चुप? देश के सारे, ये पूरी दुनिया के सारे देश के लीडर्स क्यों चुप बैठे रहे? उन्होंने सवाल क्यों नहीं किया जब इनका यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये ब्ला ब्ला इतने सारे इनके बने हुए हैं, वहां पर सवाल क्यों नहीं किया कि किस बात पर दूसरे देश में अपने फोर्सेस भेज के तुम वहां पर जंग कर रहे हो? और इन लोगों को अपनी उन फोर्सेस को बोलने में कि तुम्हें एक फिल्म आई है रिसेंटली बवाल, वैसे तो कुछ खास नहीं है उस फिल्म में, लेकिन टिपिकल बॉलीवुड फिल्म है, लेकिन उसके अंदर जो वर्ल्ड वॉर को लेकर, और पता नहीं अब उन्होंने ये क्यों रिलीज की है, क्योंकि सुनने में आया है कि कुछ नेता लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया है ट्विटर पे कि जंग के लिए तैयार हो जाओ, तीसरी वर्ल्ड वॉर होने की संभावना है। और ये भी सुना है कि नवंबर 23 को थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है। कोई कहता है सच है, कोई कहता है झूठ है, कोई कहता है कि लोगों के दिलों में डर पैदा करने के लिए किया जा रहा है। जो भी है बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2-3 महीने की बात है, पता चल जाएगा। दिवाली मनाओ, मना लो, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन इन लोगों को अपने उन 16-17 साल के बच्चों को आर्मी में मरने के लिए भेजने में एक दिल की धड़कन स्किप नहीं होती, मतलब जरा भी बुरा नहीं लगता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो झट से कह देते हैं हाँ तुम ये वाली बटालियन यहाँ जाएगी, ये वाले इधर जाएंगे। हमारे देश के कितने सारे जवान जो हैं वो शहीद हो जाते हैं इन पॉलिटिकल वॉर्स में, लड़ रहे हैं देश। चाइना ने दुखी कर रखा है, और उसको तो खैर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ तो खड़े होना ही पड़ेगा, वो तो कोई चारा ही नहीं है, तो वो तो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ आप डिफेंस कर रहे हो, शुरुआत वो कर रहे हैं, आप डिफेंस कर रहे हो वो अलग बात है। लेकिन जो पाकिस्तान और चाइना जैसे लोग जो अटैक करते हैं वो सर्विस टू सेल्फ है और गलत है। खैर गलत नहीं, नेगेटिव पोलैरिटी है। उसके बाद उनका जो एम होता है वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कॉरपोरेट के हिसाब से जीतना होता है, और उस नजरिए से वो लोग वॉर करते हैं। अलग अलग तरह की वॉर होती हैं, जैसे कि 2020 से बायोलॉजिकल वॉर चल रही है, पर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, और ये पिछले 20 साल से बोला जा रहा था कि अगली थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी वो बायोलॉजिकल होगी, मतलब दवाइयों की होगी, सेहत की होगी। फिर भी लोगों ने जाके ले लिया, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आया कि ये बायोलॉजिकल वॉर है। खैर उसके आगे वो कहते हैं कि आर्मी के अंदर ये जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो वहां लड़ने जाते हैं, पुराने जमाने में आदमी लड़ने जाते थे, औरतें नर्स या कुक बनकर वहां पहुंचती थी देश की सेवा करने के लिए। और तब मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं भी नर्स बन जाऊं, आर्मी में सेवा करने चली जाऊं आर्मी के जवानों की। बहुत पेट्रियाटिक थी मैं, अभी भी हूं वैसे तो,
मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश। लेकिन अब तो वो पेट्रियोटिज्म पूरे वर्ल्ड के लिए है। थोड़ा चाइना और पाकिस्तान के साथ थोड़ी दिक्कत होती है पेट्रियोटिज्म या लव देने में, बट ठीक है, वो भी हो जाएगा कभी कभी, कभी तो। तो आर्मी में ये जो लोग होते हैं, वो उनके जो रूल्स और पॉलिसीज और ऑर्डर्स और जो कुछ भी बनाए जाते हैं, वो इस गेम बोर्ड पर प्यादे हैं, अगर बोला जाए तो। और वो एक तरह से गेम बोर्ड पे स्लैंग टर्म्स में इसे कैनन फॉडर बोला जा रहा है। मतलब कि वो प्यादे हैं जो तोप के आगे लगाने के लिए रखे हुए हैं। और वन फॉडर यूनिट या OFU जो होता है, वो एक आम जनता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्दावली आम जनता के लिए इस्तेमाल करते हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स। सोच लो कि आप क्या हो। फिर इसके बाद एक उदाहरण देती है वो कि अभी रिसेंटली वो कहती है कि 2003 में, मतलब 2003 से, जब वो ये किताब काफी बाद में लिखी गई है, तो उस समय पर वो कह रही है कि 2003 में कोई टीवी के ऊपर न्यूज आई थी और उसके अंदर एक जो सीनियर ऑफिशियल था, कर्नल होगा या जनरल होगा, वो स्पीच दे रहा था एक गांव में कि एक औरत है, उसका हम सम्मान करने वाले हैं क्योंकि वॉर में उसका पति भी चला गया और उसके 2 बेटे वो भी चले गए। बचा क्या उसके लिए? तुम्हारा एक मेडल लेके क्या करेगी वो? उसका अचार डालेगी या मिर्च मसाला डाल के, मिर्च मसाला डाल के सब्जी बनाएगी? तो इस तरह के ये जो लोग होते हैं ना, ये होते हैं उनका कैनन फॉडर, जिसका वो लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनके दिमाग में पेट्रियोटिज्म भरा हुआ है, जिनके दिमाग में माइंड प्रोग्राम किया हुआ है कि तुम्हें अपने देश के लिए लड़ना है और ये देश की सेवा है। घंटा सेवा है, काहे की सेवा है? चले जाएंगे मरने के बाद सर्विस टू सेल्फ प्लैनेट पे, तो वहां पे 3 करोड़ साल के लिए जाके उस नर्क में गुलामी करनी पड़ेगी। इन लोगों को तो, ये तो बेचारे सेवा कर रहे हैं अपने मन से, इतना दिल से। पति मर गया, बच्चे मर गए, अपने माँ बाप बूढ़े गरीब उनको छोड़ के हिंदुस्तान के आर्मी में लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, उधर ठंडी बर्फ में। ये तो पता ही नहीं किसी को, बेचारे। और वो न्यूज में ये जो हो रहा था, तो उसको, उस औरत को और उसके बाकी परिवार वालों को, भाई बहन माँ बाप जो बच गए होंगे, उनको बीच में बिठाया गया था। ये होते हैं वो लोग जिनका फॉडर बनाया जाता है। फॉडर मतलब चारा, जो गाय को चारा खिलाते हैं उसे फॉडर कहते हैं। आगे वो कहती है कि ऑफिशियल जब इस बारे में बोल रहा था, तो एक कैमरामैन ने उससे सवाल किया कि हम जानना चाहते हैं कि आप माँ से पूछिए कि क्या उसे लगता है कि उसके बलिदान का कुछ फायदा है, कुछ मतलब है इस बलिदान का जो इस औरत ने दिया है। अपना पति भी गया, 2 बच्चे भी गए। तो उस औरत से तो ये सवाल ना पूछा, ना उस औरत को इस सवाल का जवाब देने दिया। उस जनरल ने या हायर ऑफिशियल ने जो स्पीच दे रहा था, उसने उसकी जगह पर जवाब दिया कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर इसके और 4 बेटे होते तो उनको भी जंग पर भेज देती और वो भी अगर मर जाते जंग में तो इसे गर्व होता। अच्छा। और वो जो इसके बच्चे होते और हैं जो मरे, उनको अपने देश के लिए मरने में खुशी होती। इससे बेहतर क्या मौत मिलेगी? अच्छा हुआ, मैं तो अपने बच्चों को जंग में भेजना चाहती थी। अच्छा हुआ मेरे बच्चे ही नहीं माने।
अच्छा हुआ, मैं तो खुद जाना चाहती थी। ये कितना माइंड प्रोग्राम किया हुआ है हम लोगों को कि मतलब देश देश के लिए पेट्रियोटिज्म, आर्मी, मरना, शहीद, पुलक्स। आगे वो कहती है कि काश के आप लोग उस औरत के चेहरे पे उसके हाव भाव देख सकते। बिल्कुल डर था, और इतना इतनी तकलीफ थी उसके चेहरे के ऊपर। लेकिन जब ऑफिशियल ने जवाब दिया जिस तरह से दिया, जैसे कि सारे लीडर हमेशा देते हैं अपना दिखावा करने के लिए, कि जो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड लोग होते हैं, मतलब जो लोग जिनकी जिंदगी अपने आइडियल्स और अपने संस्कार और अपने वो उस तरह से जो सिखाया गया है लोगों को, वो इस बिना पर अपनी जिंदगी जीते हैं, तो वो एक क्षण के लिए भी इन आर्मी के अंदर ये बच्चों के मरने की या लोगों के मरने के बारे में एक पल के लिए भी नहीं सोचते। ना उन्हें कोई फर्क पड़ता है, कोई उनके दिल पर ना कोई। ये फिल्मों में दिखा देते हैं हाँ कि हाँ कोई मर गया तो जनरल और लेफ्टिनेंट दो आंसू बहा लिए। कोई ना बहाता आंसू अशासू, मतलब दोस्त एक दूसरे के लिए शायद बहा दें कि आर्मी में रहते रहते दोस्ती हो गई। उनको ऐसा लगता है कि इसी के लिए तो बने हैं जवान, यही तो उनका काम है, मरने के लिए तो बने हैं। इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, रूल्स इंपॉर्टेंट है, हमारा देश की सरहदें वगैरह वो इंपॉर्टेंट है। मतलब आप सोचो कि अलेक्जेंडर से लेकर बाबर से लेकर जितने लोग आर्मियों में भर्ती हो के राजाओं के कहने पे और उनकी वजह से, और ईस्ट इंडिया कंपनी ब्ला ब्ला, जितने लोग वर्ल्ड वॉर 1 में 2 में या उससे पहले ये राजाओं वाजाओं का जो जो भी चक्कर था, कितने लोग मरे होंगे। और बेचारे वो तो सेवा कर रहे थे राजा की, गए कहाँ? सर्विस टू सेल्फ वाले प्लेनेट पे। यहां पर तो उन्होंने अभी फिलहाल तो पुनर्जन्म लिया होगा 7600 ईयर्स के लिए, लेकिन इसके बाद अब कहां जाएंगे वो? ऑब्वियसली सर्विस टू सेल्फ वाले प्लेनेट पे 3 करोड़ साल के लिए गुलामी करेंगे। तो बेचारों को पता होता तो कभी ना करते। ये मत समझना कि मैं इन बातों को जज कर रही हूं, जैसा कि ये आइडियोलॉजीज जो उस ऑफिशियल की थी। ये रिपोर्ट जो है, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि टीवी के ऊपर ही आया, मैं सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं वो एक उदाहरण है कि लोग हमारे पूरी दुनिया के जो कंट्री के लीडर्स, जिसको आप लीडर्स बोलते हो वो असल में लीडर वीडर नहीं है, तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं या जो इस तरह के जनरल्स होते हैं, आर्मी के जनरल होते हैं वगैरह वगैरह, ये सब जो होते हैं इन सब की सोच ऐसी होती है। इनके लिए इंसानी जिंदगी का की कोई कीमत नहीं है, और इनकी सोच में जो उनके रूल्स होते हैं या उनकी आइडियोलॉजीज होती हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये लोगों के लिए सहानुभूति, करुणा, समय, प्यार, शांति, सुख, इस बारे में नहीं सोचते। उससे अच्छा है कि वो लड़ लें, अपने देशों के बीच डिप्लोमेटिक मतलब प्यार बना के रखने के बजाय, बातचीत करके प्यार बना के रखने के बजाय, मसले को सुलझाने के बजाय, उन वो ये चाहेंगे कि लड़ लो और अपनी मर्जी लागू करो उस देश के ऊपर। जैसे कि पाकिस्तान, चाइना करते ही हैं, और आज के समय में बिल गेट्स भी कर रहे हैं शायद, नहीं सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए था, सॉरी आई डोंट नो, बट
हम सब जानते हैं कौन कर रहा है। वो बिल्ली का दरवाजा है, या अ, उसके ऊपर बैठे हुए उसके बाप हैं, या उसकी रानी जो मर गई थी और उसका बेटा, और फिर वो जो बड़ी सी टोपी पहना हुआ वेटिकन में बैठा हुआ है जो शैतान की पूजा करता है, वगैरह वगैरह। तो ये जो ऊपर ऊपर बैठे हुए जो हॉलीवुड के लोग हैं, और अब तो काफी सारे बॉलीवुड के भी लोग हैं, और अब तो काफी सारे हिंदुस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स और वो लोग भी जुड़ चुके हैं। तो मैं यहाँ पर रोकती हूँ, और दोबारा नहीं, ये एक पैराग्राफ कर लूँ। हाँ, ये एक पैराग्राफ कर लेती हूँ। तो वो कहती है कि ये जो अनुभव था, या ये जो उदाहरण था, ये उन खुदगर्जी वाले रास्ते पे चलने वाले लोगों का एक एक महज छोटा सा उदाहरण है कि वो लोग कैसा सोचते हैं। उनके लिए दुनिया में कुछ भी गलत नहीं है, कुछ भी बुरा नहीं है, कुछ भी शैतानी नहीं है। और उनको तो बस ये पता है कि अपनी गवर्नमेंट और अपनी आर्मी और जो कुछ भी है, हमें वो काम पूरा करना है, और हमारे ये रूल है तो हमें उसके हिसाब से चलना है, चाहे लोग मरे या कुछ। वो जो लोग मर जाते हैं ना, वो सिर्फ गिनती होती है, मेमोरियल डे पे उनको याद करने के लिए और एक ड्रामा करने के लिए, बस। उसके अलावा उनको कौन पूछता है और कौन याद करता है, और कौन उनको, क्या उनको गवर्नमेंट कुछ देती है? तुम्हारे घर के 3 मेंबर मर गए, एक औरत का पति, उसके 2 बच्चे मर गए, वो कहाँ से क्या कमाएगी? देना है तो उसको एक पति दो, 2 बच्चे दो, उसको कमाई का जरिया दो, या पैसा दो, या घर दो। तुम्हारा एक तमगा देने से क्या हो जाने वाला है? 10-20 हजार दे दिए या कुछ, मतलब इस तरह से। तो मेमोरियल डे पे सिर्फ याद करते हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं करते ये लोग। इन लोगों के लिए कुछ भी गलत नहीं है। इन लोगों को तो इनके आका ने जो बोला, इन्होंने अपने आगे नीचे वाले लोगों को बोल देना है, और उसने भी जी आका कर देना है। Sad. Okay, so I will end this session here. Thank you so much. I will see you soon.